डियर, ये एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस होंगे इस वीडियो के अंदर, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इन सॉल्यूशंस को आपने डायरेक्टली नहीं देखना है क्लास की तरह। सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को खुद निकालना है, अपना दिमाग दौड़ाना है। कोई भी क्वेश्चन ना निकले तो उसको उस वक्त छोड़ के आगे बढ़ जाओ, फिर से उस एक्सरसाइज के उन क्वेश्चंस को देखो जो कि आपसे नहीं निकले, फिर से उनको ट्राई करो। कुछ निकल जाएंगे, फिर से आगे बढ़ जाओ, फिर से उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से देखो कौन कौन से बचते हैं। ऐसे करके आप 3 बार ट्राई करोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं निकलेगा उसको, उसके बाद फिर भी कुछ दिमाग लगा के वो ना पता लगे, फिर आप सोल्यूशन, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ही जरूरी है। और इन क्वेश्चंस को मैं इस वे से नहीं कराने वाला कि भाई जैसे क्लास में देखते हैं बढ़िया सॉल्यूशन दूंगा हर एक क्वेश्चन का अच्छे से, ठीक है। ये चीज सोच करके आप सबको ट्राई करके आए। If the difference between the simple interest on a certain sum for 4 years at 2.5% per annum and the simple interest on the same sum for 5 years at 3% per annum is rupees 60, ये कह रहा है कि भाई कुछ रुपए हैं उनको सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया, ठीक है। उन्हीं रुपयों को अगर 4 साल के लिए 2.5% पर एनम पर दिया जाए, इतनी रेट पर इतनी दर पर दिया जाए, या फिर उन्हीं रुपयों को 5 साल के लिए 3% पर एनम पर दिया जाए। तो जब ये दो अलग अलग स्थिति, दो अलग अलग सिचुएशंस जब क्रिएट की जाती हैं, दो अलग अलग तरह से जब रुपए को ब्याज पर दिया जाता है, तो 60 रुपए का फर्क आता है, ठीक है। तो मैं एक बार पहली सिचुएशन देख लूं कि पहली सिचुएशन के अंदर ब्याज कितना बन रहा था। तो भाई पहली सिचुएशन के अंदर 4 साल के लिए ब्याज बन रहा था और हर साल 2.5% ब्याज ले रहे थे। तो 4 × 2.5, 4 दूनी 8, और 4 × आधा 2 होता है, 4 का आधा 8 और 2 10। यहाँ पर 10% ब्याज बना। और जो दूसरी सिचुएशन थी उसके अंदर 5 सालों तक 3% ब्याज की रेट पर दिया गया, 3% दर पर, तो 15% ब्याज बना, इतना इंटरेस्ट बना, ठीक है। तो 10% ब्याज पहले वाली सिचुएशन में, 15% ब्याज दूसरी वाली सिचुएशन में, तो कुल मिलाकर 5% का डिफरेंस आया, 5% का अंतर है। और ये ब्याज जो भी होता है, इंटरेस्ट जो भी है, वो किस चीज का परसेंट होता है? प्रिंसिपल का, मतलब जितना भी रुपए हम देते हैं उसका। तो जितने भी रुपए हमने उधार दिए उसके 5% का फर्क आया, और फर्क आया है 60 रुपए का। एग्जामिनर ने बोला कि भाई 60 रुपए का फर्क आया, तो सीधी सीधी बात है, जितने भी रुपए हमने उधार दिए उसका 5% 60 रुपए है, उसका 1% 12 रुपए है, और उसका 100% 1200 रुपए। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप बिना लिखे कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी, जैसे 4 × 2.5 10, 5 × 13 5 × 3 15, 5% का फर्क, 5% 60, 1% 12, 100% 1200, ठीक। ए सम वाज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 years, किसी रुपए को 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की किसी दर पर दिया गया। हैड इट बीन लेंट एट 3% हाइयर रेट, इट वुड हैव फेच्ड रुपीज 300 मोर। अगर इसको 3% ज्यादा रेट पर, ज्यादा दर पर दे देते तो 300 रुपए ज्यादा बन जाते। तो कुल मिला के क्या बात है, अगर पहली सिचुएशन है उसके अंदर अगर मान लो कुछ ब्याज बन रहा है R%, यहाँ पर आर मैं वैसे ही लेने के लिए ले रहा हूँ, वैसे आर लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो कि, मतलब कि लिखने की जरूरत नहीं है। कहने वाला ये है कि पहले वाली दर में और दूसरे वाली दर में, इन दोनों रेट्स के अंदर 3% का फर्क है। मतलब दूसरे वाली रेट 3% ज्यादा है, ये बोल रहे हैं 3% हाइयर, तो कुल मिलाकर 3% ज्यादा ब्याज मिल जाएगा दूसरी वाली सिचुएशन में पहले वाली से। लेकिन ये जो रेट होती है ना, ये पर एनम होती है, प्रति वर्ष होती है, कि हर साल 3% ज्यादा ब्याज बनेगा, रेट पर ईयर होती है। तो इस रेट के हिसाब से 1 साल में 3% ज्यादा ब्याज बन जाएगा। लेकिन ये बात हो रही है 2 सालों की, तो 2 सालों के अंदर 6% ज्यादा ब्याज बन जाए दूसरे वाले केस में। और यहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई 3% हाइयर रेट पर दिया तो 300 रुपए ज्यादा बन गए। इसका मतलब जितने भी रुपए हम ब्याज पर दे रहे हैं उसका 6% 300 बन रहा है, तो उसका 1% कितना बनेगा? इस 300 को 6 से डिवाइड करोगे 50 रुपए, और उसका 100% कितना बनेगा? उसका 100% बन जाएगा भाई 5,000। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन। सुमित बोरोड ₹10,000 फॉर 2 years एट 6% पर एनम। सुमित ने 10,000 रुपए 2 साल के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से लिए, और इमीडिएटली दूसरे बंदे को दे दिए 9.5% पर एनम पर, ठीक है।
फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। फाइंड इसके एंड। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात क्या है कि सुमित ने कुछ रुपए लिए, 2 साल के लिए 2 साल के लिए आगे दे दिए थे, 6% पर लिए और 9.5% पर दे दिए। कुल मिला के ये बात है कि मान लो यहाँ पर है ये बंदा सुमित, इसने पीछे से ब्याज लिया है 6% के रेट से और इसने उसी रुपए को आगे दे दिया। जैसे एक दुकानदार करता है ना कि 100 रुपए की चीज लाकर और आगे 120 में बेच देता है एक दुकानदार, एक शॉपकीपर, तो उसको कितने का फायदा हो जाता है, उसको 20 रुपए का फायदा हो जाता है। 100 रुपए तो उसने पीछे भी देने होते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से 6% ब्याज तो इसने पीछे भी देना है, इसने 9.5% पर दे दिया। इसके हाथ में आएगा इन दोनों का फर्क, तो इन दोनों का फर्क है 3.5%। तो 3.5% इसका फायदा हो जाएगा, लेकिन ये फायदा होगा 1 साल में, और ये बात है 2 साल की। तो 2 साल में इसका कितना फायदा हो जाएगा, 7%। क्लियर है। और यहां पर 7% का इसको फायदा होएगा। किस चीज का 7%, जितने भी रुपए का ये लेन देन है उसका 7%। तो कितने रुपए का लेन देन है, ये 10,000 रुपए का लेन देन है, तो 10,000 का 7% कितना होगा ये आपने बताना है। तो 10,000 का 1% हो जाएगा भाई 100 रुपए, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, और 7% हो जाएगा 700 रुपए। तो आंसर आ गया ऑप्शन। मर्फी बोरोड ₹5,000 फ्रॉम जसकिरत। तो भाई ये मर्फी है और ये जसकिरत है। तो मर्फी ने जसकिरत से 5,000 रुपए लिए, ठीक है, आगे से इसने 5,000 रुपए लिए हैं 5% पर एनम पर, 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर, फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए लिए हैं। ही देन एडिड सम मोर मनी टू द बोरोड सम। फिर उसने क्या किया, उसने इसके अंदर कुछ और रुपए जोड़ दिए और उसके बाद इन्हीं रुपयों को उसने बहादुर को दे दिया फॉर द सेम पीरियड एट 7% पर एनम। लेकिन इसने 7% पर एनम के लिए दिया, और सेम पीरियड मतलब 4 साल के लिए ही दिया। मर्फी गेंड 680 रुपीज ड्यूरिंग दिस ट्रांजेक्शन। मर्फी को इस ट्रांजेक्शन में 680 का फायदा हुआ। ये सिंपल सी सिचुएशन है। अब देखो, इसको आपने क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना जरूरी नहीं होता, ये मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना जरूरी नहीं होता। क्वेश्चन को अगर आप विजुअलाइज कर पाए, अच्छे से समझ पाए, ठीक है, उसके बाद उस टाइप के सारे क्वेश्चंस को आप निकाल दोगे, तो वो विजुअलाइजेशन और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूरी है। तो यहाँ पर बस इस चीज को देखते रहना कि हमने क्या देखना है। देखो, मर्फी जो है वो बहादुर से 7% के हिसाब से ब्याज ले, लेकिन 7% किसका, 7% उस चीज का जितने भी रुपए मर्फी ने बहादुर को दिए हैं। तो मर्फी ने बहादुर को 5,000 रुपए तो दिए ही हैं, साथ में उसने एक्स्ट्रा मनी भी ऐड किया है। ही एडिड सम मोर मनी, उसने कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी उसको दिए। तो कुल मिलाकर मर्फी इस सारी, मैंने क्या मान लिया कि उसने जो एक्स्ट्रा रुपए ऐड किए हैं वो इस पैकेट के अंदर बंद है, ये पता नहीं कितने हैं, वो इस पैकेट के अंदर बंद है। तो मर्फी कुल मिलाकर ये जितने भी रुपए हैं 5,000 और ये डिब्बा, इन दोनों का 7% लेगा, है ना, इन दोनों का 7% लेगा। और मर्फी जसकिरत को कितना ब्याज देगा, मर्फी जसकिरत को 5,000 का 5% जितना भी बनता है उतना ब्याज दे देगा, ठीक है। तो मर्फी को जो फायदा होगा वो कितना होगा, वो होगा कि भाई आगे से जितने रुपए आ रहे हैं उसमें से कुछ रुपए उसके ऊपर उसके पास बचेंगे 5% देने के बाद। तो बस मैं यही निकालना चाह रहा हूं कि भाई आगे से कितने रुपए आ रहे हैं। तो एक बार चलो इसको तोड़ लेते हैं। मर्फी जो है वो 7% देगा इन दोनों का, तो मैं एक बार इसको तोड़ लूं। कैसे तोड़ दूं कि भाई इसका भी 7% देगा मर्फी और इसका भी 7% देगा, सॉरी मर्फी नहीं बहादुर देगा, मर्फी तो लेगा इस रुपए को, तो मर्फी इसका भी 7% लेगा, इसका भी 7% लेगा, ठीक है। अब हमने ये देखना है, सिर्फ डिफरेंस देखो यहाँ पर कि भाई फर्क कहाँ आ रहा है, कि मर्फी बचा कहाँ रहा है, कि यहां से ये 7% रुपए मर्फी के पास गए, मर्फी ने उस 7% में से 5% जसकिरत को दे दिए। मैं 5,000 की बात कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि ये 5,000 रुपए मर्फी ने जसकिरत से लिए थे, आगे से रुपए लिए थे, तो ये 5,000 रुपए तो मर्फी उसको लौटाएगा ही। और जब इसका जो 7% ब्याज ये उसको देगा, 5% ब्याज ये आगे भेज देगा, तो मर्फी के पास सिर्फ 2% बच जाएगा। 2% किसका, 2% 5,000 का, 5,000 का। क्लियर है। तो एक तो ये हो गया फायदा नंबर 1। अब अगर मैं फायदा नंबर 2 की बात करूं, तो ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे का मुझे पता नहीं, लेकिन इस डिब्बे के अंदर जितने भी रुपए हैं वो रुपए मर्फी के खुद के हैं, उसने खुद मिलाए थे। तो
7% ऑफ ये जो डिब्बा है इसका जो 7% है वो सारे का सारा ब्याज मर्फी रखेगा, आगे नहीं देगा। सिंपल सी बात है। तो 7% ऑफ दिस डिब्बा, ये फायदा हुआ मर्फी का। तो कुल मिला के ये दो फायदे होंगे, और इन दोनों फायदों की वैल्यू, इन दोनों फायदों का मान क्या है, 680। एग्जामिनर ने ये बताया है कि ये दोनों मिलाकर 680। ठीक है, तो यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई। अब सिंपल सी बात है, देखो हम 5000 का 2% तो निकाल ही सकते हैं ना। 5000 का 2% कितना है। और एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इज इक्वल टू ये जो 680 है, ये 4 साल के लिए है। 4 साल में इतना फायदा हुआ है, तो या तो मैं ये जो सिचुएशन है इसको 4 साल के लिए बनाऊंगा, है, या तो ये जो हालात हैं इनको 4 साल का बनाऊंगा। लेकिन वैसा करना मैं पसंद नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, हालात को 1 साल का रखते हैं कि कैलकुलेशन कम हो, और मैं ये देख लेता हूँ कि 1 साल में वो कितने रुपए बचा रहा है। तो 1 साल में वो 170 रुपए बचा रहा है। अब ये कैसे पता चला कि ये सिचुएशन 1 साल की है, क्योंकि रेट जो है वो 1 साल के लिए होती है। ठीक है, मैंने रेट के हिसाब से किया है ना, प्रति वर्ष होती है रेट। तो 1 साल में इतना फायदा होगा, 1 साल में फायदा होगा 170 रुपये। तो अब ये 5000 का 2% क्या होता है भाई, 1% होगा 50, तो 2% होगा 50 दूनी 100। तो ये 5000 का 2%, इसके कारण तो उसको 100 रुपए का फायदा हो रहा है। 5000 के उसके आगे से 7% मिल रहे हैं, आगे 5 दे रहा है, 2% 100 रुपए का। तो भाई 100 रुपए को 170 में से 100 रुपए का फायदा तो 5000 के कारण हुआ, बाकी 70 रुपए का फायदा किसके कारण हुआ, 70 रुपए का फायदा हुआ इसके कारण। ठीक है, तो 70 रुपए का फायदा हुआ है, लेकिन यहां पर हमें पता लग रहा है कि 7% का फायदा हुआ है। मतलब 7% किसी वैल्यू का उतने का फायदा हुआ है, तो किसी वैल्यू का 7% 70 है, तो 1% किसके बराबर होगा, 1% 10 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा, 100% 1000 के बराबर होगा। मतलब उसने खुद से 1000 रुपए ऐड किए होंगे। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मैंने आपको विजुअलाइज करवाई है, ऐसे दिखाई है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। अब एक बार आप इसको देखोगे, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, एक बार उनको जब आप लर्न करते हो, जब आप घर में हो ना, खुद अपने घर में हो, जब प्रैक्टिस करते हो, उस वक्त टाइम लो, चीजों को लिखो मत, विजुअलाइज करो, तब जाके एग्जाम में आप अच्छे नंबर लेके आओ। कभी कभी क्या होता है, प्रेशर में आके आप यहीं पर ये सोचते हो कि मैं यहीं पर 30 सेकंड में निकाल, यहीं पर प्रेशर ले लेते हो अपने ऊपर। यहाँ पर प्रेशर मत लो। एजुकेशन जितनी रिलैक्स वे में होती है उतनी बेस्ट होती है। ठीक है, प्रेशर एग्जामिनर अपने आप क्रिएट कर देगा, वहां पर प्रेशर लेना, यहाँ पर बिना वजह क्यों लेना है, यहाँ पर सीखना है। अब देखो कि भाई मर्फी ने कुछ रुपए लिए थे 5% पर, आगे उसने दे दिए थे 7% पर। तो उसने 5000 रुपए लिए थे, लेकिन आगे दे दिए थे 5000 प्लस कुछ। तो 5000 का 7% वो ले रहा था, और इस कुछ का 7% ले रहा था। ठीक है, लेकिन 5000 का 5% वो पीछे दे रहा था, है, उसने आगे से रुपए लिए थे। तो कुल मिलाकर 5000 का 2%, एक तो ये उसको फायदा हो रहा था, और दूसरा उसको फायदा हो रहा था किसी, उसने जितने भी रुपए मिलाए थे उसका 7%। तो 5000 का 2% तो मुझे पता है 100 होता है। तो सबसे पहले मैं ये देख लूँ साल में फायदा कितना हुआ। तो भाई 4 साल में 680, तो 1 साल के अंदर 170 का फायदा हुआ। तो 100 रुपए का फायदा तो उसको इस 5000 रुपए के कारण हो रहा था, इसका 2% 100 है। तो इसका मतलब ये बाकी जो 70 का फायदा है वो इसके कारण हो रहा होगा। तो जितने भी रुपए उसने एक्स्ट्रा ऐड किए उसका 7% 70 है। अब 7 का 10 गुना दिख रहा है ना 70 सीधा, तो 100% 1000 होगा, ऐसे सीधा सीधा दिखता होगा ऑप्शन। क्लियर है। तो एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे सीखेंगे तो अपने आप अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी विल बी रुपीज 600 आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट 600 हो जाता है। इफ द प्रिंसिपल इज ट्रेबल्ड आफ्टर 5 ईयर्स, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10th ईयर। देखो सिंपल सी बात है, ये सम है, ठीक है, 10 साल में इंटरेस्ट 600 है। मान लो ये 0वां साल है, ये 10वां साल है। ठीक है, तो 5 साल पहले हैं, 5 साल बाद में। तो 10 साल में ब्याज हो रहा है 600 रुपये। अब मैंने इसको 5-5 साल में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि एग्जामिनर ने 5 साल के बाद कुछ बदलाव बताया है, कुछ चेंज बताया है। तो अगर 10 साल के अंदर ब्याज 600 रुपये बन रहा है, तो 5 साल के अंदर 300 रुपये बनेगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर 5 साल के अंदर 300 जब बनेगा जब कोई बदलाव ना आए, जब नॉर्मल सिचुएशन हो। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोल दिया है, यहाँ पर एग्जामिनर ने बोल दिया कि इफ द प्रिंसिपल इज ट्रेबल्ड, अगर प्रिंसिपल को 3 गुना कर दे 5 साल के बाद,
तो सिंपल सी बात है, अगर प्रिंसिपल को 3 गुना कर दोगे तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना रुपए पर 3 गुना ब्याज बनेगा, 10 गुना रुपए पर 10 गुना ब्याज बनेगा। तो ब्याज नॉर्मली तो 300 रुपए है, लेकिन प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया तो आखिर के 5 साल का ब्याज 900 रुपए हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो 10 साल का ब्याज है, ये सिर्फ इस हरकत के कारण कि 5 साल के बाद 3 गुना कर दिया, 300 प्लस 900 1200 रुपए हो जाए। क्लियर है? आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन। ठीक है, अब मैं यहां पर अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑल्टर करूं, देखो अगर मैं आपको ये बोलूं कि 5 साल की बजाय यहां पर मैं आपको बोल दूं कि 2 साल के बाद आफ्टर 2 years इफ द प्रिंसिपल इज क्वाड्रपल्ड, मतलब कि 4 गुना कर दिया गया, इफ द प्रिंसिपल इज मेड 4 times, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखना है, देखो मुझे ये देखना है भाई कि 2 साल में कितना ब्याज बना। ठीक है, 2 साल में कितना ब्याज बना। यहाँ पर ये 2 साल हैं और ये 8 साल हैं, टोटल 10 साल की बात है ना, 2 साल और 8 साल, क्योंकि 2 साल तक जो सिचुएशन है वो नॉर्मल चली। तो भाई 10 साल का ब्याज कितना है, 10 साल का ब्याज 600 है। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज 60 रुपये होगा। अगर 1 साल की जरूरत पड़े तो हम 1 साल का इंटरेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्यों करूं 1 साल का जब जरूरत नहीं पड़ रही। 2 साल का ब्याज होगा 120, तो यहाँ 2 साल तक तो ब्याज 120 ही चला होगा, और आगे जो ब्याज है जो 8 साल का ब्याज है, बिकॉज 1 साल का ब्याज 60 रुपये है ना, 8 साल का ब्याज कितना होगा, तो 8 साल का ब्याज हो जाएगा 480। तो वैसे तो 8 साल का ब्याज 480 होना था, लेकिन यहाँ पर 480 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल थोड़ी है, एग्जामिनर ने 4 गुना कर दिया प्रिंसिपल को। तो भाई ये लो, मैं भी 4 गुना कर देता हूँ। ठीक है, तो 48 का डबल 96, और 96 का डबल आ जाएगा भाई 8 कम 1920। ठीक है, तो अब टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 120 जमा 1920, मतलब नॉर्मली ब्याज 480 होना था, 4 गुना करके 1920 हो जाए। तो अब इसको जोड़ लेते हैं भाई, 1900 में 100 जोड़ोगे 2000, तो 2040 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, यहां पर एग्जामिनर ने प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया। अब कल को एग्जामिनर ये बोल दे कि आफ्टर 2 years द रेट इज ट्रिपल्ड, रेट इज ट्रेबल्ड, रेट को 3 गुना कर दिया। ये मत बोलना कि भाई अलग तरह का क्वेश्चन आ गया, अलग तरह का कहाँ आ गया भाई। अगर प्रिंसिपल को 3 गुना करते हैं तो ब्याज 3 गुना हो जाता है, रेट को 3 गुना करोगे तो भी ब्याज 3 गुना हो जाएगा। कुल मिलाकर ऐसी सिचुएशंस को समझना आना चाहिए। ठीक है, मतलब बातों को समझते रहो रिलैक्स होकर, कंसंट्रेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 months एट 7.5% पर एनम, मतलब सिंपल इंटरेस्ट किसी रुपए पर 15 महीने के लिए 7.5% पर एनम पर एक्सीड करता है, मतलब ज्यादा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी रुपए पर जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है, फॉर 8 months एंड 12.5% पर एनम। तो भाई देखो 15 महीने के लिए 7.5% पर एनम पर ब्याज दिया, 8 महीने के लिए 12.5% पर एनम। इन दोनों में फर्क है। तो जो पहली सिचुएशन है, मैं ये देख लेता हूँ कि ब्याज कितना बना, इन दोनों में 32 रुपए का फर्क है। तो पहली सिचुएशन में कितने परसेंट ब्याज बना, 15/12। ये मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको सालों में बदल लिया, ईयर्स में, बिकॉज ये महीने थे, इनटू ये जो 7.5 है, 7.5 क्या होता है, 7.5 होता है 15 का 2, 15/2, 15 का आधा, इतने परसेंट ब्याज बनेगा। अब ये दूसरी सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर टाइम हो गया 8/12, और ये जो इसकी रेट है, रेट क्या है भाई 25/2। ठीक है, 25 की आधी 12.5%। तो अब यहाँ पर मैं इनको कैंसिल भी कर सकता हूँ, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में अब नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, मैं नंबर्स को देखने के बाद नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है 12×2 = 24, 12×24 24 24 दिख रहा है, तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होएगी ना। तो क्यों खाम का कैंसिल करके अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाएं, पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर गड़बड़ होएगी, फिर कैलकुलेट करेंगे। तो पहली सिचुएशन में इतने परसेंट ब्याज बना, दूसरी सिचुएशन में इतने परसेंट ब्याज बना। तो पहली सिचुएशन में सीधा सीधा दिख रहा है 225/24%, और दूसरी सिचुएशन में 25/200/24% इतना ब्याज दिख रहा है। तो बताओ भाई इन दोनों में कितने का फर्क आ गया, 225 में से 200 घटाओगे तो 25/24% का फर्क आ गया।
और एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है 32.5 रुपए का फर्क आ गया, 32.5, 32.5। इसको एक बार डबल करो जरा, 32 का डबल 64, आधे का डबल 1, 64 और 1 65। इसको मैं लिख सकता हूँ 65/2, 65/2। मैं ऐसे क्यों लिखता हूँ, मैं ऐसे कैलकुलेशन को बचाने के लिए, 10 लिखोगे फिर काटोगे फिर यही आएगा, इस कारण, ठीक है, कैलकुलेशन बचती है। तो 25/24% की वैल्यू है ये, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 65/2 डिवाइडेड बाई 25/24। जब एग्जाम में करेंगे ना तो किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता, ये सारे काम ऐसे बिना लिखे स्पीड में चलते हैं, यहीं पर कैलकुलेट कर लिया जाता है, 12 दूनी 24, 225, 225/24 लिखा जाता है, इसके बाद सीधा। अब 1% के बाद 100% लिखा भी नहीं जाता एग्जाम में, क्यों, 1% निकाल लेते हैं, काट के 2 जीरो चिपका देंगे, दिक्कत ही क्या है, ठीक है। तो चलिए भाई, तो देखो, और यहाँ पर लेकिन मैं 100 से गुणा करना चाहूंगा, क्यों, बिकॉज ये 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 100 सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है, 100% निकाल रहा है, ठीक है। तो 25 तो के 100, 2 से मैं इसको काटूंगा 12, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 4 को, 4 में से एक 2 इसको दे दूंगा, मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बस मेरी फीलिंग्स को समझते रहिएगा। मैं इस 5 को खत्म करना चाह रहा हूँ, अगर मैं एक 5 को अगर एक 2 दे देता हूँ तो क्या हो जाता है, एक जीरो बन जाती है, मतलब इस 4 में से 2 इसको दे दूंगा तो 65 दूनी 130 इंटू 2 इंटू 12 हो गया ना, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। 13 इंटू 12 होता है भाई 156, जीरो इंटू 2, अगर इसको मैं 2 गुना करूंगा तो 312 और जीरो, 150 का दुगना 300 और 6 का डबल 12, तो 312 और जीरो आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। और कभी भी कैलकुलेशन करने का कोई फिक्स्ड वे नहीं होता, हम नंबर्स को देखते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सी बात। आगे, a sum of rupees 1750 is divided into two parts such that the interest on the first part at 8% simple interest per annum and that on other part at 6% 6% simple interest per annum are equal। तो कुल मिलाकर ये बात क्या कह रहा है, 1750 रुपए को दो हिस्सों में बांटा गया, एक तो ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। पहले वाले हिस्से का 8%, ठीक है, मान लो ये ए है ये बी है, ये कह रहा है कि 8% ऑफ ए, और दूसरे वाले पे ब्याज लगाया 6%, 6% ऑफ बी, ये दोनों बराबर हैं। तो आपको एक सिंपल सी बात बताई थी परसेंटेज के अंदर, जब भी दो अलग अलग वैल्यूज की, मतलब एक वैल्यू का कुछ परसेंट बराबर है दूसरी वैल्यू का कुछ परसेंट, तो आप उसका रेशियो निकाल सकते हो, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। इस 8 को मैंने उधर भेज दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इस बी को इधर ले आया मैं। और ये चीज भी मैंने बताई थी कि अगर आप इनका रेशियो निकालते हो तो सीधी इनकी परसेंटेज को उलट सकते हो कि ए रेशियो भी आएगा 6:8, मतलब कि 3:4। क्लियर है, समझ में आ गया। तो 3 और 4, ए और बी का रेशियो आ गया। अब इसने क्या बताया है, 1750 को दो हिस्सों में बांटा था, अब उसने पूछा क्या है, देखते हैं आगे। द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, हर एक हिस्से पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो इन वैल्यूज को देखते ही हमें रेशियो पता लग जाता है, जब आप एग्जाम में करोगे अब रेशियो पता लग जाएगा, एक का 8% दूसरे का 6%, मतलब कि परसेंटेज को उलट दो, रेशियो 3:4। अब उसने पूछा है एक हिस्से के ऊपर कितना ब्याज है, तो पहले वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 3/7 इंटू 1750। टोटल अगर 7 रुपए हैं उसमें से पहले वाला हिस्सा है 3, तो 7 में से 3 पहला हिस्सा, लेकिन मुझे उसके ऊपर ब्याज बताना है, तो उसके ऊपर ब्याज कितना है, उसके ऊपर ब्याज लगा है 8%, तो इंटू 8/100। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं बिना कैलकुलेट किए सारी कैलकुलेशन को एक जगह इकट्ठा कर लिया मैंने, और अब इसको मैं सोल्व कर लूंगा इसीलिए। तो देखो 7 से ये जाएगा 25 पर, 25 से ये जाएगा 4 पर, और 4 से ये जाएगा 2 पर, तो 3 दूनी 6, 60 रुपए। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन। तो हमने बिना वजह क्वेश्चंस को क्या नहीं करना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कंसेप्चुअल सीखेंगे ताकि हमें ज्यादा चीजें रटने की जरूरत ना पड़े। If rupees 12,000 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for 3 years at 12% per annum is equal to the simple interest on the second part for 4.5 years at 16% per annum। भाई 12,000 को फिर से देखो उसी चीज को बताया है लेकिन अलग वे में, कि 12,000 को 3 साल के लिए 12% पर एनम पर दिया, दो हिस्सों में बांटा,
सॉरी 12,000 को नहीं दिया, 12,000 को 2 हिस्सों में बांटा। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट। पहले पार्ट पर जो ब्याज है और जो दूसरे पार्ट पर जो ब्याज है वो बराबर है। पहले पार्ट पर ब्याज कितना बना, 3 साल के लिए 12% पर एनम के हिसाब से 36। और दूसरे पार्ट पर ब्याज कितना बना, दूसरे पार्ट पर 4.5 साल के लिए 16% पर एनम के हिसाब से, 16 चौके 64 और 16 इंटू आधा 8, 64 और आधा 72%, 72। और अब ये क्या बोल रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं, मतलब पहले वाली वैल्यू का कुछ परसेंट दूसरे वाली वैल्यू के बराबर है, कुछ परसेंट के बराबर है। मतलब 36% ऑफ ए इज इक्वल टू 72% ऑफ बी। और ये मैंने बताया था कि यहां पर आप ए रेशियो बी इजीली निकाल सकते हो परसेंटेज को उलट कर। ए की जगह 72 रखो, उसकी जगह 36, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। बी उधर नीचे गया, 36 इधर नीचे आ गया, तो सीधा सीधा हमें देख के पता लग जाता है ए और बी का रेशियो 2:1 है। देन द ग्रेटर पार्टीज, तो भाई ए ग्रेटर है, ए 2 है, तो मतलब कि ए की वैल्यू क्या है, 2/3 है। 3 रुपए में से 2 रुपए ए के अंडर में है, ठीक है। 2/3, 2/3 किसका, 12,000 का। तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8,000, ठीक है। बड़ी पार्ट की वैल्यू क्या है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे नहीं करता मैं, बिकॉज मैं हमेशा ऐसे परसेंटेज को मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, ठीक है। कई बार ऐसे भी रखता हूँ कि 3 इंटू 12 और अगला क्या है 4 इंटू हाफ, ठीक है, 9 बटे 2 इंटू 16। मैं ये नहीं बोल रहा इसको ऐसे करेंगे, लेकिन कभी कभी रो फॉर्म में भी रख रहा होता हूँ ताकि डायरेक्टली हमें रेशियो मिल जाए जब कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज हो तब, ठीक है। कि भाई 3 किए 9, 2 आठे हैं, 3 चौके 4 दूनी, मुझे पता लग गया कि a इज इक्वल टू 2b, a बाई बी इज इक्वल टू 2a। जब ये मैं कब करता हूँ, जब भाई वैल्यूज अब तो कितनी सिंपल सिंपल थी, हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। लेकिन यहीं पर मैं रेट को ऐसे दे दूंगा 37.5% है एंड 3 ईयर्स एंड 2 मंथ्स है, उस हिसाब में मैं ऐसे कर लेता हूँ। मतलब हर एक का परसेंटेज मैंने क्यों निकालना, सिंपली प्रोडक्ट में रख के उनको काट लेते हैं, उसके बाद रेशियो आ जाए, ठीक है। इफ 7,700 rupees are divided among 3 brothers Anuj, Vijay and Dheeraj in such a way that simple interest on each part is 5% per annum after 1, 2 and 3 years। तो कि भाई 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए रुपए, कुछ रुपए अनुज को दे दिए, कुछ विजय को दे दिए और कुछ धीरज को दे दिए। मान लो अनुज को दे दिए ए रुपए, विजय को दे दिए वी रुपए और धीरज को दे दिए डी रुपए। इस हिसाब से रुपए को बांटा गया है कि 5% की रेट है और अनुज को रुपए दिए गए हैं 1 साल के लिए, विजय को रुपए दिए गए हैं 2 साल के लिए, धीरज को दिए गए हैं 3 साल के लिए। ऐसा अज्यूम कर लो, वैसे तो इनको रुपए दिए गए हैं नॉर्मली, और ये बोला गया है कि अनुज का 1 साल का ब्याज, विजय का 2 साल का ब्याज और धीरज का 3 साल का ब्याज बराबर है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट एट 5% पर एनम आफ्टर 1, 2 and 3 years इज इक्वल, ठीक है, रिस्पेक्टिवली रिमेन्स इक्वल। तो अनुज का 1 साल का ब्याज कितना है, 5% लगता है 1 साल में, तो 5%। विजय का 2 साल का ब्याज 10% और धीरज का 3 साल का ब्याज 15%। तो सिंपल सी बात हमें यहाँ पर पता चली है कि 5% ऑफ अनुज को जितने रुपए दिए हैं बराबर है 10% ऑफ विजय को जितने रुपए दिए हैं बराबर है 15% ऑफ धीरज को जितने रुपए दिए हैं बराबर है। क्लियर है। तो यहाँ पर इन तीनों का रेशियो आपको मिल जाएगा, ये मैं रेशियो चैप्टर के अंदर बताऊंगा। जब भी आपको ऐसे रेशियो निकालना हो, सबसे पहले तो इनको काट लेते हैं। 5 एकम 5, यहाँ पे 1 आ गया, 5 2 जा 10, यहाँ पर 2 आ गया, 5 3 जा 15, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लिया। और उसके बाद हमने ऐसी वैल्यू से डिवाइड करना है कि ऊपर कुछ भी ना बचे, मतलब कि यहाँ पर तो 1 है, 1 2 और 3 का एलसीएम जो कि 6 होता है, तो 6 से डिवाइड करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 6 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6। अनुज, विजय और धीरज को जितने भी रुपए दिए उनका रेशियो है 6:3:2। और यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, द शेयर ऑफ अनुज इज मोर देन दैट ऑफ धीरज बाई, कि जो अनुज का हिस्सा है वो धीरज के हिस्से से कितना ज्यादा है। तो देखो टोटल कितने रुपए हैं 7700, उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है, 6 और 3 9 और 2 11, उसको 11 हिस्सों में बांटा गया, 11 बराबर पार्ट्स में बांटा गया। उसमें से 6 पार्ट अनुज को दिए गए
2 पार्ट धीरज को दिए गए। ठीक है, तो 11 पार्ट की वैल्यू है 7700, 11 100 की है ना, पूरे रुपए की। एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी भाई 700। और हमने ये नहीं निकालना अनुज को कितने दिए, धीरज को कितने दिए, नहीं नहीं, हमने निकालना है अनुज और धीरज के रुपयों में फर्क कितना है। इसको 6 पार्ट दिए गए हैं, इसको 2 पार्ट दिए गए हैं, तो दोनों के रुपयों में 4 पार्ट का फर्क है ना, 4 पार्ट का डिफरेंस है। तो 4 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी जी 2800 रुपये। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। इन हाउ मेनी ईयर्स ₹350 will produce the same interest at 12% per annum simple interest as ₹1100 will produce in 4 years at 3.5% per annum simple interest। तो सिंपल सा बात है कि कितने सालों में 350 रुपए उतना ब्याज दे देंगे, 12% पर एनम, इतनी रेट पर 350 रुपए इतनी रेट पर उतना ब्याज दे देंगे जितना 1100 रुपए 4 साल में 3.5% पर एनम। इसको वेरिएशन से भी हम कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सिंपल सी वैल्यूज हैं, वैसे भी हम मेंटली कर सकते हैं। देखो 4 सालों में 3.5% और 3.5% होगा, 3.5% पर एनम के हिसाब से इसको एक बार गुणा कर लेते हैं। 3.5 का डबल होता है 7 और 7 का डबल होता है 14। मैं तो जनरली 4 से ऐसे कई बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे आदत बन गई है और बड़ा जल्दी कर। ठीक है, तो 14, तो यहाँ पर ब्याज बन रहा है 14%। किसका 14%, 1100 का 14। तो 1100 का 14% कितना होता है, 1100 का 1% कितना होता है 11। ये चीजें सारी दिमाग में मेरे चल पड़ती हैं, सीधा 11 × 14 ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ब्याज बना इतना, हमें पता लग गया। दूसरी जगह पर भी इतना ही ब्याज चाहिए, इतना ही ब्याज चाहिए ना, और वो बोल रहे हैं कितने टाइम में होगा, इतना ब्याज चाहिए, इतने रुपए ब्याज चाहिए। ये बताओ एक साल में कितना ब्याज बन रहा है, एक साल में यहाँ पर ब्याज बन रहा है 12%। इसका 1% कितना है, इसका 1% बताओ जल्दी, 2 के बाद पॉइंट लगा के आएगा, तो 3.5 होता है 7/2। 1% 7/2 है, तो 12% कितना होगा, 12% होगा ये 7 × 6, 12% ये होगा। ठीक है, तो एक साल में इतना ब्याज बन रहा है और इतना ब्याज हमें चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा, बस इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 7 × 42 होता है, 14 × 42, तो 11/3, तो 3 × 9, 2/3, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। ₹12,000 बिकम ₹13,888 इन 10 ईयर्स, सॉरी इन 4 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ₹12,000 ₹13,888 हो जाते हैं 4 ईयर्स में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कोई दिक्कत नहीं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 3%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ा दी गई, तो अमाउंट जो 12,000 रुपए हैं वो 4 साल में कितने बन जाएंगे। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार स्टूडेंट बिना वजह रेट कैलकुलेट करते हैं और बिना वजह टाइम वेस्ट करते हैं। देखो 12,000 रुपए, ऐसे इमेजिन करो, मुझे पता नहीं इनकी कितनी रेट है, मुझे पता नहीं इनकी कितनी रेट है, पर इनकी जितनी भी रेट है हर साल उतने % बढ़ जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, हर साल उतने % बढ़ जाएंगे जितनी भी रेट है उसकी, है ना। अगर 5% रेट है तो 12,000 का 5% जितना है हर साल के हिसाब से उतना ज्यादा ब्याज लग जाएगा। तो ये बढ़ बढ़कर 13,888 हो, ये 12,000 से 13,888 तक आने में कुछ % बड़े होंगे। लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि पहले वाली सिचुएशन के कंपैरिजन में अगर रेट 3% ज्यादा होती, और रेट क्या होती है पर एनम, प्रति वर्ष, अगर रेट 3% ज्यादा होती तो जो रुपए हैं वो हर साल 3% और ज्यादा हो गए होते, हर साल 3% और ज्यादा हो गए होते। और ये जो बात है ये 4 सालों की है, तो 4 सालों में कितने % ज्यादा हो गए होते, 12%। मतलब अभी रुपए बढ़कर जितने हो गए ना, इससे 12% और आगे होते 4 सालों में, अगर रेट 3% ज्यादा होती तो सिंपल सी बात है। लेकिन ये 12% किसका, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो भी परसेंटेज होती है वो ये प्रिंसिपल की होती है, मतलब ब्याज जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वो प्रिंसिपल का, मूलधन का निकालते हैं। तो भाई इसका, इसीलिए हमें यहाँ पर ये नहीं निकालना कि भी कितने % रेट है, ना ना, सिर्फ ये देखना कि इस सिचुएशन के अंदर 12% ज्यादा हो जाते। इस 12,000 का 12%, तो 12,000 का 1% 120 सीधा सीधा दिख रहा है, तो 12% हो जाएगा 144 जीरो। तो मतलब इसके अंदर अगर आप 1440 रुपए जोड़ दोगे तो पता लग जाएगा कि 3% रेट बढ़ने पर क्या हो जाता है। तो बस
ये जो यूनिट डिजिट है वो 8 आएगा, ये होएगा 15,328, इसको जोड़ के देख लो इसके अंदर, ठीक है। और ऐसे मतलब नन भी है यहाँ पर, सीधा यूनिट डिजिट करके मत कर देना, मैंने इसको देख लिया है। 13,000 के अंदर 1,000 जोड़ेंगे तो 14,000, और फिर 1200 जोड़ोगे 15,288, और 40 15,328, ठीक है। ए मैन लैंड्स 6500 रुपीज टू ए एंड ए सर्टेन सम टू बी, मतलब एक आदमी ने, ये एक आदमी है, इसने कुछ रुपए ए को दिए, कुछ रुपए बी को दिए। ए को कितने रुपए दिए? ए को इसने रुपए दिए 65, बी को मुझे पता नहीं कितने रुपए। एट द सेम टाइम एट 11% पर एनम, 11% के हिसाब से दिए, तो कुल मिलाकर उसने जितने भी रुपए दिए हैं वो इसका 11% कमा लेगा। इफ आफ्टर 6 ईयर्स, 11% कमा लेगा एक साल में, 6 साल में नहीं, यहाँ पर बात कर रहे हैं 6 साल की। इफ आफ्टर 6 ईयर्स द मैन ऑल टुगेदर रिसीव्स रुपीज 6600, 6 साल में उसने 6600 रुपए लिए, तो एक साल में कितने रुपए कमाए होंगे? तो 6600 बटे 6, 1100 रुपए कमा रहा होगा एक साल में, 1100 रुपए कमा रहा होगा। और कितने परसेंट कमा रहा होगा? 11% कमा रहा होगा। किसका 11%? जितने भी रुपए, ये जो जितने भी रुपए हैं ना, कुछ उसने ए को दिए हैं, कुछ उसने बी को दिए हैं, ये 6500 प्लस समथिंग, 6500 रुपए ए को दिए और कुछ रुपए बी को दिए, उसका 11% कमा रहा होगा। तो इन दोनों के जोड़ का 11%, तो 11, इन दोनों के जोड़ का 11% है 1100, 1% है 100, तो 100% है 10,000, मतलब कि इन दोनों का जोड़ कितना है? 10,000। तो 10,000 में से ये 6500 गए, कितना आ जाएगा? 3500 रुपए उसने दी को। ये मेंटली करने लायक क्वेश्चन। मिस्टर राधे हैज रुपीज 12,000, he lent certain portion of this money to A at 7% per annum simple interest, उसने कुछ रुपए ए को दे दिए 7% प्रतिवर्ष की ब्याज से, बचे हुए रुपए उसने बी को दिए। तो ये जो 12,000 रुपए हैं उसने ए को दे दिए और बचे हुए उसने बी को। तो जितने भी उसने ए को दिए उस पर वो कमा रहा है 7%, और जितने भी उसने बी को दिए उस पर वो कमा रहा है 12%। इफ आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद उसको 3600 रुपए का फायदा हुआ। तो एक तरीका तो है इस क्वेश्चन को, और वो बेस्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को एलिगेशन से करने का, ठीक है। वो आगे मिक्सर एंड एलिगेशन के अंदर उसका कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर उस वे से एक बार सोल्व करके दिखाइए। उसमें होता क्या है कि ए को जो रुपए दिए उसके ऊपर उसको ब्याज मिल रहा है 7%, बी को जो रुपए दिए उसके ऊपर उसको ब्याज मिल रहा है 12%, और ओवरऑल ब्याज कितना मिल रहा है वो हम निकालते हैं। तो यहाँ पर 3 साल के अंदर वो 3600 रुपये कमा रहा है, तो एक साल के अंदर कितने रुपए कमाएगा? एक साल के अंदर 1200 रुपये कमा लेगा। और यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका 10% है 1200, मतलब ओवरऑल उसको 10% ब्याज मिल रहा है। तो एलिगेशन वाले मेथड से हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं 2, और इन दोनों का फर्क है 3, और हमें पता लग जाता है कि ए और बी को जो भी रुपए दिए गए हैं उनका रेशियो या अनुपात है 2:3। और यहाँ पर उसने पूछा क्या है? देन सम लेंथ टू बी इज, बी को कितने रुपए दिए गए? तो बी को रुपए दिए गए 2 + 3 5, अगर टोटल 5 रुपए दिए गए तो उसमें से 3 रुपए बी को दिए हैं, ठीक है। 3 आउट ऑफ 5, 3/5 रुपए बी को दिए हैं उसने। तो टोटल कितने रुपए हैं? टोटल है भी 12,000, तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 24 से 72, तो 7200 रुपए दिए उसने बी को। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो एक तो ये वे है। अब मैं दूसरा वे बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, वो भी एलिगेशन के क्वेश्चंस को भी हम उस वे से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाला वे है, वो भी ध्यान से सुनो। ये टोटल 12,000 रुपये, ये टोटल 12,000 रुपये हैं। इसमें से कुछ हिस्सा उसने ए को दे दिया, ये हिस्सा उसने ए को दे दिया, और ये जो बाकी हिस्सा है ये उसने बी को दिया, ठीक है। और जो हिस्सा उसने ए को दिया, जो हिस्सा उसने ए को दिया उसके ऊपर वो ब्याज ले रहा है 7%, और जो हिस्सा उसने बी को दिया उसके ऊपर वो ब्याज ले रहा है 12%, मतलब इतने रुपयों के ऊपर वो 12% ब्याज ले रहा है, ठीक है। तो इस 12% को मैं ऐसे ब्रेक करना चाहूंगा कि 7% + 5%। क्यों ब्रेक कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पर 7% है, इसलिए समझने की कोशिश करना क्या कि देखो इतने रुपयों के ऊपर वो 7% ब्याज ले रहा है, हाँ ले रहा है, और इतने रुपयों के ऊपर ऐसे ऐसे सोचो
कि वो 7% ब्याज तो ले ही रहा है, इतने रुपयों के ऊपर भी ले ही रहा है ना, लेकिन 5% और भी ले रहा है, मतलब 7% ले रहा है और फिर 5% और भी ले रहा है। उस 12% को मैंने इसलिए तोड़ा है। तो मैंने क्यों तोड़ा है कि टोटल वो पता है कितना ब्याज ले रहा है, टोटल वो सारे रुपयों के ऊपर 7% ब्याज ले रहा है, प्लस ये जो छोटा सा हिस्सा है ये, प्लस इसका 5% और ले रहा है, 5% ऑफ जितने उसने बी को रुपए दिए उसका, बी को रुपए दिए ना इतने, तो कुल सारे रुपयों का 7% प्लस बी को जितने रुपए दिए उसका 5%। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो ऐसे मैं क्यों देख रहा हूं, बिकॉज हमें पता है कि सारे रुपये कितने हैं, सारे रुपये कितने हैं हमें ये पता है, सारे रुपये हैं 12,000। तो 12,000 का 1% क्या है, 12,000 का 1% है भाई 120। तो 12,000 का 7% कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा 12 7 84, 1% को 7 गुना करेंगे 840। तो ये मैं एक साल की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज एक साल, ये जो रेट होता है एक साल का परसेंट होता है, और यहाँ पर 3 साल की बात है, तो इसको भी एक साल में बदल लो तो वो हो गया 1200। ओवरऑल उसको 1200 रुपये बनने चाहिए थे, तो जब पूरे का 7% लेगा तो 840 रुपये बन जाएंगे। लेकिन ये जो बाकी रुपए हैं 1200 में से इसको घटाओ जरा एक बार, 1200 में से 840 गए 360, तो बाकी के 360 रुपये हैं ये क्यों बन रहे होंगे, वो बी का 5% भी ले रहा है ना, और इसका मतलब 5% ऑफ बी, इसका मतलब बी का जो 5% है, 5% ऑफ बी इज इक्वल टू 360। 1% कितना हो जाएगा, इस 5 से मैं इसको काट रहा हूँ, 5 दूनी 10, 36 दूनी 72, और 100% कितना हो जाएगा 7200। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 ऑफ इट सेल्फ इन 1/4 ईयर्स। कोई रुपये हैं वो खुद के 41/40 गुना हो गए। सिंपल इंटरेस्ट में हम सिर्फ क्या देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ ये देखेंगे कि भाई बढ़ कितने गए, ऐड कितने हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो 40 के ऊपर 1 रुपया बढ़ गया, 40 थे पहले 41 हो गए, मतलब कि 1/40 बढ़ गए। कितने सालों में, 1/4 ईयर्स, मतलब साल के चौथे हिस्से में, 1/4 ईयर्स साल के चौथे हिस्से में। एक साल में कितने बढ़ रहे होंगे, पूरे साल में, एक साल में इंटू 4, 1/4 साल में जितने बढ़े उसके 4 गुना, एक साल में 1/10, मतलब जितने भी रुपए हैं उसका 1/10 बढ़ रहा है, और 1/10 तो आपको पता ही है 10% होता है, किसी भी चीज का 1/10 मतलब उसका 10%। तो मतलब कि रेट कितनी है, एक साल में 10% बढ़ रहे हैं, तो रेट है 10%। इस टाइप के क्वेश्चंस को मेंटली कर सकते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 4/9 है, तो ये है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। और जो साल हैं जो वो दर के बराबर हैं। तो सबसे पहले मैं ये निकालना चाहूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना है। क्यों निकालना चाहूंगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना है ये पता लग जाता है रेट इंटू टाइम, दर इंटू समय करने। सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में है 4/9 इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि फ्रैक्शन में बता रखा है और परसेंटेज फ्रैक्शन की 100 गुना होती है। यहाँ पर आ गया भाई 400/9, और एग्जामिनर ने बोला है रेट और टाइम बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो भाई 400 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो कि दोनों बराबर हो, और नीचे 9 को भी ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो कि दोनों बराबर हो। तो रेट 20/3% है और टाइम 20/3 साल। ये सिंपल सी बात। ये तो हम मान सकते थे कि रेट एक्स है, टाइम एक्स है, और इन दोनों की वैल्यू है 400/9, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हो गई 400/9, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20/3, ठीक है। अब यहाँ पर रेट पूछा है, 20/3 की वैल्यू क्या होती है, ये 62/3। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 8 मंथ्स एट 4% पर एनम। तो भाई कोई रुपये हैं उनके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट 8 महीनों के लिए 4% पर एनम के हिसाब से 129 रुपये कम है। तो पहली सिचुएशन ये है। देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उतने ही रुपयों पर 15 महीनों के लिए 5% पर एनम से, ठीक है। तो पहली सिचुएशन में ब्याज कितने परसेंट, एक बार ये देख लो, टाइम है 8/12 इंटू, ये टाइम है 8/12, 12 से डिवाइड किया कि साल में बदल सकूं, ये महीने है ना, इंटू 4%। तो टाइम इंटू रेट मैंने निकाल लिया कि ब्याज कितने परसेंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट। दूसरी सिचुएशन के अंदर टाइम कितना है 15 महीने, मतलब 15/12 साल, और रेट है 5%।
यहाँ पर दोनों में नीचे 12 है ना, तो मैं इनको काटूंगा नहीं। ऊपर वाले केस में भाई 800 के 32, 32/15% हो गया ब्याज। नीचे वाले केस में 15×5 = 75 और ये 15 नहीं 12, 75/12% हो गया ब्याज। तो इन दोनों के बीच में परसेंटेज में कितने का फर्क है, नीचे तो 12 है ही, तो 75 - 32 43, तो 43/12% का फर्क आएगा। ठीक है, और एग्जामिनर बोल रहा है 129 रुपए का फर्क है, पहले वाली सिचुएशन में 129 रुपए कम ब्याज लगा, तो बस भाई 43/12% का फर्क आ रहा है। और ये परसेंटेज किसका, जितने भी रुपए हमने दिए उसका उतने का ही, मतलब उसी का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। तो 43/12% बराबर है 129 रुपए के। 1% बराबर हो जाएगा 129 को भाग करते हैं 43/12 से, तो टीए पे जाएगा 12 × 36, 1% 36, तो 100% 36। ठीक है, the difference between the simple interest received from two different sources on rupees 1500 for 3 years is 13.50. the difference between their rate of interest is, तो यहाँ पर मैं हाईली आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, इस वीडियो को रो किएगा, मतलब कि क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कंसेप्ट बिल्ड करने वाला है, आप इसको मेंटली कर सकते हो। तो इसको रोक के मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले अगर अच्छे से ट्राई नहीं किया तो प्लीज इसको ट्राई करो। तो देखो भाई 1500 रुपए हैं, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। अगर 1500 रुपए को मान लो दो अलग अलग जगह पर दिया गया, दो अलग अलग जगह पर का क्या मतलब है कि मान लो दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन है और दूसरी सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में 1500 रुपए दिए गए, यहां से कुछ परसेंट ब्याज आया, यहां से कुछ परसेंट ब्याज आया, है ना, अलग अलग रेट पर आया होगा। और क्योंकि 3 साल के लिए दिए गए हैं, टाइम तो सेम है, और जो ब्याज में फर्क है दोनों जगह से जो आया उसमें 13.50 का फर्क है। तो आपने बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितने का। तो एक बार मैं उल्टा चलता हूँ कि मान लो पहली सिचुएशन के अंदर 5% रेट थी, दूसरी सिचुएशन के अंदर 7%। मेरे को ये बताओ डिफरेंस कितना होगा, दोनों में फर्क कितना, ब्याज में कितने परसेंट का। तो आप बोलोगे 2% का, 2% का मतलब रेट में जितने का भी फर्क है उतने परसेंट का ब्याज में फर्क होगा। अगर पहले वाली सिचुएशन में 4% रेट होती तो भाई 3% का फर्क होता। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कितने परसेंट का फर्क है, उसने ये बता दिया कितने रुपए का फर्क है, 13.5 रुपए का फर्क है। तो आप निकाल लो, सीधा सीधा पता चल जाएगा रेट के अंदर फर्क क्या है, सीधा सीधा पता चल जाएगा ना रेट के अंदर फर्क क्या है, उसने रुपए का ही तो बता दिया, 13.5 रुपए का फर्क है। लेकिन 13.5 रुपए से परसेंटेज में कैसे बदलोगे, क्योंकि भाई ये जो भी परसेंटेज में डील कर रहे हैं, तो जिसका भी ये परसेंटेज निकाल रहे हैं वो हम 1500 का निकाल रहे हैं, 1500 का 5% यहाँ पर, 1500 का 7%, और ये 5 और 7% मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखे, समझाने के लिए लिए हैं, ठीक है। तो 13.5 रुपए का फर्क है, और मेरे को तो सीधा सीधा दिख रहा है, अगर आपने टेबल लिखे होंगे तो 15 और 135 में कुछ आपको रिलेशन दिखेगा, 15 में 135 होता है, 15 में 135, तो ऊपर वाले का 1% 15 है, तो ये 15 का 9 गुना 15 में 135, तो ये 9% नहीं है। 9% क्यों नहीं है भाई, 9% इसलिए नहीं है क्योंकि ये 135 थोड़ी है, 13.5 है, तो ये 0.9% है, 9% है तो 35, तो 13.5, 13.5 क्या होगा 0.9%, एक एक के बाद पॉइंट लगाया ना, एक एक के बाद, तो 0.9% का फर्क आ गया दोनों सिचुएशन में, कितने सालों में, 3 सालों में। अगर 3 सालों में 0.9% का फर्क आया तो एक साल में कितने का फर्क आया होगा 0.3%। तो मेंटली करने का क्वेश्चन है, 13.5 इसका कितने परसेंट है देखेंगे, 9%, और 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। A lent rupees 5,000 to B for 2 years, rupees 3,000 to C for 4 years, C को 3,000 रुपए 4 साल के लिए दिए at the same rate of interest and received rupees 2200 in all from both as interest. The rate of interest per annum is, तो rate of interest कितना है। तो आपको एक बार मैं सिचुएशन बता दूं, एक बंदा है ए, उसने दो लोगों को रुपए दिए, ए उसने बी और सी इन दो को, तो बी को उसने रुपए दिए 5,000, कितने टाइम के लिए, 2 सालों के लिए, और सी को उसने रुपए दिए 3,000, कितने टाइम के लिए, 4 सालों के लिए, और कुल मिलाकर इन दोनों से उसने 2200 रुपये ब्याज लिया।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 1 साल का ब्याज निकाल लें, तो भाई यहाँ पर टाइम है 2 साल, यहाँ पर टाइम है 4 साल, तो अब कैसे करेंगे इस वाली सिचुएशन को? तो देखो, आपको एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। एक बार इस चीज को दिमाग में रखते हैं, लेकिन इससे हटकर आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो ये हैं आप, ठीक है, और आप अपने दो दोस्तों को कुछ रुपए उधार दे रहे हो। ये है पहला दोस्त और ये है दूसरा दोस्त। एक दोस्त को आपने दिए 5,000 रुपये, आपने उसको दिए 8 साल के लिए, और दूसरे दोस्त को आपने दिए 10,000 रुपये, ठीक है, और उसको आपने दिए 4 साल के लिए। तो ध्यान से सुनो मेरी बात कि पहले दोस्त को 5,000 रुपये दिए 8 साल के लिए, तो दूसरे दोस्त को आपने डबल रुपए दे दिए, डबल रुपए दे दिए ना, लेकिन वो आपको आधे टाइम में रुपए लौटा देगा। यहाँ पर इन दोनों का ब्याज सेम ही बनेगा। इन दोनों का ब्याज क्या बनेगा? इन दोनों का इंटरेस्ट सेम ही बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं बताना चाहूंगा कि देखो कि 5,000 रुपये 8 साल के लिए दे दो, या फिर 10,000 रुपये 10,000 रुपये 4 साल के लिए दे दो, या फिर 5,000 8 साल के लिए, इस 8 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 8,000 रुपये 5 साल के लिए दे दो। सेम ही बात है। 4,000 रुपये 10 साल के लिए दे दो। मैं इन्हीं से वैल्यूज बना रहा हूँ। देखो, 8 5 40, 10 चौके 40, 8 5 40, 10 चौके 40, या फिर 2,000 रुपये 20 साल के लिए दे दो। बिल्कुल सेम बात है। समझ में आ रहा है? मतलब हम इनके साथ खेल सकते हैं। अगर हम डबल रुपए देंगे तो आधे टाइम में काम चल जाएगा, अगर हम 3 गुना रुपए देंगे तो तीसरे हिस्से के टाइम में उतना ही ब्याज बनेगा। यहाँ पर अब अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है, कि भाई अगर 10 गुना रुपये आप किसी को उधार दे दोगे, तो सिर्फ जितना टाइम के लिए आपने पहले दिए थे, उससे उसके 10वें हिस्से में ही उतना ब्याज बन जाएगा कि 10 गुना रुपए दिए। ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे वाली जो वैल्यू है वो 4 साल के लिए है। तो अगर वो 3,000 रुपये 4 साल के लिए देता है, या फिर अब मैं क्या करूं कि अगर यहीं पर मेरे को ऐसा कुछ निकालना है कि 3,000 रुपये 4 साल के लिए दे, तो कितने रुपयों को 2 साल के लिए दे। यहाँ पर मैंने टाइम को आधा कर दिया ना, तो मैं इस 3,000 को डबल कर देता हूँ, तो बात सेम ही रहेगी। 3,000 रुपये 4 साल में जितना ब्याज बनाएंगे, उतना ही ब्याज 6,000 रुपये, बिकॉज वो डबल है तो वो आधे टाइम में बना देंगे। तो मैंने क्या कर लिया, उसी के बराबर की सिचुएशन ले ली। अब ये सिचुएशन क्या होगी, ए ने सी को 6,000 रुपये तो नहीं दिए, लेकिन मैंने उसके बराबर की सिचुएशन बना ली, बराबर की सिचुएशन क्रिएट कर ली। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई 5,000 रुपये बी को 2 साल के लिए दिए, 6,000 रुपये सी को 2 साल के लिए दिए, ओवरऑल 2,200 रुपये इंटरेस्ट हो गया। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,100, बिकॉज 2 साल की सिचुएशन है। 1 साल में 1,100 इंटरेस्ट हो गया। कितने रुपए पर? टोटल कितने रुपए हैं, इन दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं। 6,000 प्लस 5,000, 1,100, सॉरी 11,000। 11,000 पर 1,100 इंटरेस्ट, सीधा सीधा 10% दिख रहा है। ठीक है, ये क्लियर है एक वे। देन इसी वे को मैं यूज करूंगा, इसी वे को यूज करूंगा। देखो, इसको आप कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेते हैं। देखो, इस सिचुएशन को यहाँ पर 3,000 रुपये उसने 4 साल के लिए दिए, यहाँ पर मैंने 2 साल के लिए बनाया था, आप 1 साल के लिए बना दो। अगर आप यहाँ पर 2 साल की जगह 1 साल बनाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5,000 की जगह 10,000 करना पड़ेगा। 10,000 रुपये 1 साल के लिए दो, या 5,000 2 साल के लिए, ब्याज उतना ही बनेगा। इस टाइम को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 1 साल, तो यहाँ पर इसको 4 गुना करना पड़ेगा। 12,000 रुपये 1 साल के लिए। 1 साल की सिचुएशन आ गई, 1 साल में 2,200 ब्याज बना, और टोटल रुपए कितने हैं? टोटल रुपए हैं 22,000। तो 22,000 रुपये के ऊपर 1 साल में 2,200 ब्याज बना, मतलब कि रेट कितनी है? 10%। जैसे मैंने प्रिंसिपल और यहाँ पर टाइम है, इसके साथ मैं यहाँ पर खेला हूँ, ऐसे ही हम प्रिंसिपल और रेट के साथ भी खेल सकते हैं, टाइम और रेट के साथ भी खेल सकते हैं। ये कंसेप्ट मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो कंसेप्ट लेक्चर देखो इससे पहले। A lends rupees 2,500 to B and a certain sum to C at the same time at 7% annual simple interest। ठीक है, ए ने बी को रुपए दिए भाई, 2,500 रुपये दिए, और ए ने सी को रुपए दिए, पता नहीं कितने रुपए दिए, लेकिन दोनों को 7% रेट पर दिए। आफ्टर 4 years A altogether receives
1120 रुपये। तो 4 साल में 1120 रुपये मिले। तो मैं एक बार इसको 4 से डिवाइड कर दूं कि एक साल में कितने मिले। तो 4 दूनी 8, 4 8 32, 280 रुपये मिले एक साल में। 4 साल में 1120, एक साल में 280। तो उसने इनको जितने भी रुपए दिए उनका 7% उसने कमाया होगा, सिंपल सी बात है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और उसने कमाया कितना एक साल में? एक साल में उसने कमाया 280। का मतलब जितने भी रुपए दिए उसका 7% 280 है। तो 1% कितना हो गया? 1% हो गया भाई अपना 40। तो 100% कितना हो गया? 100% हो गया 4000। तो इसने इन दोनों को 4000 रुपये दिए, जिसमें से 2500 रुपये उसने बी को दिए। तो सी को कितने दिए होंगे? 4000 में से 2500 गए। तो 4000 में से 2500 गए, कितने बच जाएंगे? 50। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। तो अब इसके बाद अगला जो लेक्चर है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक लेक्चर। ठीक है, तो वो कंसेप्ट लेक्चर है और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो नोट्स बना लीजिए, उसमें मिलते हैं।